ग्रामर की तदरीस का कौन सा तरीका निस्बतन ज़्यादा मुनासिब है? तो हम बच्चों को अगर ग्रामर बताएंगे पढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो है कौन ऐसा तरीका होगा जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होगा बच्चों को ग्रामर सिखाने का। अब ऑप्शन देखिए, जिसमें बच्चे उसूल से मिसालों की तरफ जाए, ठीक है, या फिर बच्चे फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। उसके अलावा क्या है कि बच्चे कवायद हिफ्ज करते हैं तब सीखते हैं। या सबसे अच्छा कौन सा होगा, बच्चे मिसालों से क्या है उसूल की तरफ जाते हैं या फिर सीखते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर। तो प्यारे साथियों देखिए, अब यहां पर बोला जा रहा है कि बच्चों को ग्रामर बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, पहले उसूल, यानी पहले क्या रूल बताएंगे, रूल बताएंगे ना, गलत हो जाएगा। क्या बताएंगे, पहले क्या रूल बताएंगे, रूल बताएंगे ना, गलत हो जाएगा। क्या बताएंगे, पहले रूल नहीं बताना है, हमको क्या करना है कि बच्चों को पहले मिसाल देना है। जैसे आप मान लें हम टेंस पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, तो टेंस पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, टेंस। तो हम बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों जो अभी हम लोग हाल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाल। और जो गुजर गया है, जो काम या फिर कोई भी चीज़ है गुजर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुस्तकबिल बोलेंगे, यानी उसको बोलेंगे पास्ट। ठीक है, और जो आने वाला है, जो हम काम करने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर बोलेंगे, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, यानी मुस्तकबिल बोलेंगे। तो पहले बच्चों को हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल देंगे, फिर बच्चों को रूल सिखाएंगे। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, बच्चे को क्या करेंगे, मिसाल देंगे, फिर बच्चों को उसूल नहीं बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों फोर्थ नंबर से होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो क्या होता है, ये है। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, अब ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद फिर पोर्टफोलियो के बारे में मैं समझा दूंगा। अगर आप लोग की बात करें, बच्चे के वालिदैन को मुकम्मल मालूमात देता है, या फिर बच्चों का अंदाजा लगाने का आसान तरीका है, या फिर बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात फराहम करता है, या फिर बच्चों की हर किस्म की पेशरफ्त का मुकम्मल हिसाब किताब है। अब प्यारे क्या करते हैं, पोर्टफोलियो हमारे स्कूल के अंदर है। अगर बच्चा जो है यानी एग्जाम देता है या फिर कुछ भी काम करता है, कहाँ पर बच्चा अच्छा कर रहा है, कहाँ पर खराब है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कहाँ पर कमजोर है, सारा चीज हम लोग जो है ना लिखते हैं। ठीक है, जो क्लास टीचर है वो लिखते हैं। तो कहने का मतलब एक फाइल है कि बच्चे का जितना भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सारा रिपोर्ट जो है पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के वालिदैन को मुकम्मल मालूमात देता है, ना ही बच्चों का अंदाजे लगाने के आसान तरीका, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों के तरक्की के बारे में मालूमात कि बच्चों का तरक्की, ये भी ठीक ठाक है। लेकिन ऑप्शन फोर्थ देखिए कि बच्चों की हर किस्म की पेशरफ्त का मुकम्मल, पेशरफ्त का मतलब प्यारे साथियों हम लोग बोल सकते हैं कि आदान प्रदान, कितना सीखा, क्या जाना, क्या पहचाना, जितनी भी सारी उनकी जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो सारे चीजों का ये मुकम्मल क्या है, हिसाब है। तो इसलिए यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनने बोलने की महारतों को फरोग देने का बेहतरीन तरीका क्या है, और सुनने और बोलने का, ठीक है, सुनने और बोलने का, यानी प्यारे साथियों लिसनिंग, नहीं हाँ, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, और बोलना यानी स्पीकिंग। और सुनने और बोलने की जो है कौशल को किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं, बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। अब यहाँ देखिए, नज्म याद कराकर उसे सुने। हम बच्चों को क्या करेंगे कि नज्म याद करने के लिए देंगे, ठीक है, कोई पोएम याद करिए और सुनेंगे उसको। इससे सुनने बोलने की महारत जो है बढ़ावा दे सकते हैं। इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्लास के कुछ बच्चों के जरिए असबाक के कुछ पैराग्राफ पढ़ें। अब हम बच्चों को क्या बोल देंगे कि कुछ पैराग्राफ जो है ना, उस पैराग्राफ को आप क्या कीजिएगा, जो असबाक, जो सबक है आपका, क्लास चैप्टर है, चैप्टर्स है, उनको आप जो पढ़ें। इससे सुनने और बोलने की ये महारत फरोग हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं, बस पढ़ने का हो सकता है, बोलने का हो सकता है, लेकिन सुनना यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तफरीही सरगर्मी का एहतमाम करें। तफरीही का मतलब तकरीरी, यानी बोलने का, यानी तकरीर करने का, रीडिंग यानी बोलने वगैरह का। तो ये एहतमाम करेंगे तो बच्चा यहाँ पर सीख पाएगा, तो इतना अच्छा। लेकिन अगला देखिए, यहाँ पर अगला है कि कहानी सुनना, कहानी सुनाना और इस पर बच्चों के नजरियात जानना। अब हम बच्चों को क्या करेंगे कि कहानी सुनवाएंगे, उसके अलावा बच्चों के नजरियात जानेंगे, ख्यालात जानेंगे कि बच्चा अब तक ने इन्होंने क्या क्या एक्वायर किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या अपने अंदर लिया। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रमेश रमेश 7वीं जमात में पढ़ता है। वह आम गुफ्तगू में ठीक है, आम गुफ्तगू में यानी बातचीत करने में वो काफी अच्छा है, लेकिन पढ़ने के दौरान वह बार बार फंस जाता है। वह मुमकिन तौर पर 10 से 2-4 है, यानी
ग्रसित है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रसित का मतलब क्या होता है कि ये इसका प्रॉब्लम है, यानी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो गुफ्तगू में, 7वीं जमात का बच्चा गुफ्तगू तो सबसे अच्छा कर लेता है, इतना अच्छा कर लेता है कि वो एकदम बड़े यानी बड़े लोगों की तरह करता है, लेकिन वहीं पर जब वो पढ़ता है कुछ तो पढ़ने के दौरान वो बार बार फंस जाता है, अटक जाता है, रुक जाता है। तो वो किस चीज से दो चार है, किस चीज से वो यानी परेशानी के अंदर है, तो प्यारे से डिसलेक्सिया बोलेंगे उसको, डिस्फेजिया बोलेंगे, डिसकैलकुलिया या फिर डिसग्राफिया। अब यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, एक चैप्टर है जिसका नाम है यानी डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी एक चैप्टर है जिसके अंदर बच्चों के आमोजगारों की क्या क्या परेशानी है, जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जहां पर बच्चा को पढ़ने में दिक्कत हो, कभी कभी कुछ बच्चा क्या करता है कि 9 को ना वो क्या पढ़ लेगा, 6 पढ़ लेगा, और गौ अगर लिखेगा तो गौ को क्या कर देगा कि वो इस तरीके से गौ लिख देगा, उसके अलावा क्या कर देगा कि ए को कभी वो इस तरीके से ए लिख देगा, यानी उल्टा सा लिख देगा, ठीक है। तो ये जब सी को कभी ऐसे लिख देगा, ठीक है, ऐसे लिख देगा, तो ये जो कर रहा है बच्चा, तो उसके अंदर प्यारे साथियों जब देखिए सीटेट मतलब क्या होता है, आप टीचर बनना, तो बच्चों की जितनी भी सारी कमियां हैं आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा टीचर बन पाइएगा। तो कहने का मतलब ये क्या होता है कि जब पढ़ने का अगर दिक्कत आएगा तो उसको डिसलेक्सिया बोला जा रहा है, और डिसकैलकुलिया जहां पर गणितीय प्रॉब्लम हो, जहां पर जो है ना रियाजी खराबी हो, रियाजी का मतलब होता है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तो उसको डिसकैलकुलिया बोलेंगे। और डिसग्राफिया जहां पर लिखने में दिक्कत हो, मैं अभी बताया ना आप लोगों को ना, अगर जहां पर लिखेगा गलत तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसग्राफिया। और डिसफीजिया यानी दिमागी प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम होता है डिसफीजिया। सुनना और पढ़ना है, तो सुनना और पढ़ना क्या है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि प्यारे साथियों यानी कितनी महारतें हैं, जबान की कितनी महारतें हैं, याद रखिएगा जबान की कितनी, जल्दी से बताइए आप लोग, जब तक मैं लिख रहा हूं, कितनी महारतें हैं, ठीक है, कितनी महारतें हैं। अब बताइए प्यारे से कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा सर 4 है। क्या क्या है, एल एस आर और ये डब्ल्यू, ठीक है, तो कमेंट में टाइप कीजिए, ये होता है 4 है। अब 4 जो है प्यारे साथियों 4 है, ये याद रखिएगा। तो सुनना और पढ़ना ये क्या है, कौशल है, स्किल है, इसको हम लोग महारत बोलते हैं। तो अब देखिए जब बच्चा सुनेगा और बोलेगा पढ़ेगा तो ये दिलचस्प महारतें हैं, या गौर व फिक्र करने की महारतें हैं, अखजी महारतें हैं, या फिर इजहारी महारतें हैं। देखिए प्यारे से सुनना और पढ़ना, किसी चीज को अगर हम सुनेंगे और किताब को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या हासिल होगा, अखजी महारत, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्विजिशन स्किल डेवलप होगा। एक्विजिशन मतलब क्या, हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, सुनेंगे तो माइंड में हमारी बात जाएगा, घूमेगा, माइंड से हम सीख सकते हैं। उसके अलावा जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने से हम क्या करेंगे, आंख से देखेंगे और हमारे अंदर भी, दिमाग के अंदर यानी एक्वायर होगा, हम अपने अंदर को समाएंगे। तो इसीलिए प्यारे साथियों यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 4th नंबर, गौर व फिक्र करने की, इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिलचस्प महारतें, इसको हम लोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इजहारी महारतें नहीं होगा, ठीक है जी। देखिए आप लोग देखिए सीटेट को पहचानने का टैग होता है, एक होता है क्या, सिर्फ, जहां पर सिर्फ रहे तो ये गलत होता है। बच्चों को डांटना, ठीक है, क्या रहता है, डांटना, ठीक है, डांटना या फिर मारना, ठीक है, उसके अलावा मारना, या फिर क्या है कि सिर्फ भी रह सकता है, डांटना, मारना, उसके अलावा बच्चों की इन्हीं बुराई करना, ये सारी जो है ना प्यारे साथी ये निगेटिव होता है। और टीचर सेंटर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होता है ना कि बच्चा क्लासरूम में जो टीचर जो बोलेगा कि नहीं, अगर हम इतना टास्क देंगे बना के नहीं लेकर आना तो फिर हम पीटेंगे, तो ये बिल्कुल टीचर को नहीं करना है, यह गलत है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज अगर बच्चा समझ नहीं रहा है तो इसका मतलब कि टीचर उनका क्या है, समझा नहीं पा रहा है, ये भी याद रखिएगा साथी लोग, ठीक है। अब यहां पर देखिए आमोजिशगार की सुनने की महारत का अंदाजे कदर किया जा सकता है, यानी लर्नर्स का, यानी जो आमोजगार है इसको हम लोग तालिब इल्म बोलते हैं, तलबा बोल सकते हैं, ठीक है, तालिब इल्म की हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनने की लिसनिंग स्किल जो हम क्या करना चाहते हैं, उसका हम टेस्ट करना चाहते हैं, अंदाजा कदर करना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मजीद खामोश मुताला के लिए मौका फराहम करके हम क्या बोलेंगे बच्चों को कि ज्यादा से ज्यादा खामोश रहिए, इससे क्या होगा ना, खामोशी रहिएगा तो ज्यादा से ज्यादा सुनने की महारत डेवलप होगा। भाई बिल्कुल गलत लग रहा है, ये इतना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। दूसरा है इल्मी सहायत, क्या होता है, यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, क्या होता है, सामाजिक विज्ञान के लिए हम बाहर ले जाकर के बच्चा ज्यादा से ज्यादा सुनने की महारत डेवलप हो सकता है। भाई ये तो कुछ अलग ही लग रहा है कि नहीं। उसके अलावा इनमें इनके साथ मुतासिर मश्क और अमल के जरिए, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, बच्चों के साथ हम क्या करेंगे कि प्रभावशाली प्रैक्टिस, और हम क्या करेंगे उनको अंदर इन्हीं अमल को डालेंगे, ज्ञान को डालने से बच्चे के अंदर सुनने की महारत को डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। उसके अलावा क्या, कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के जरिए, बिल्कुल यहां पर 4th नंबर लग रहा है कि भाई ये सही होगा। क्यों,
क्योंकि कहानी सुनाएंगे बच्चों को, उसके बाद फिर उसकी तफहीम का मतलब क्या होता है, समझना कि बच्चा क्या समझा, उसकर बेस्ड, मबनी का मतलब होता है बेस्ड, और सवालात के जरिए जब पूछेंगे तो सुनने का मतलब समझ में कि बच्चा क्या सुना, क्या नहीं सुना, क्या समझा, क्या समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दरसी किताब से पढ़े जाने का मतलब क्या है। दरसी किताब का मतलब क्या होता है, हमारा जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है, क्या है प्यारे साथियों, पाठ्य पुस्तक है ना, पाठ्य पुस्तक है ना, उसी को बोलते क्या, दरसी किताब। ठीक, तो पाठ्य पुस्तक से पढ़े का मतलब होता है क्या, दूर, पढ़े का मतलब क्या होता है, दूर जाने का मतलब क्या होता है, चलिए बताइएगा साथियों। हाँ चलिए अभी देखिए, तो अब यहाँ मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए। ठीक है, मालूमात, जो हमारी मालूमात है तो दरसी किताब पर क्या होना, केंद्रित, मरकूज का मतलब होता है केंद्रित, तो केंद्रित होना चाहिए, ये तो ठीक ठाक है। लेकिन अगला देखिए, दरसी किताब के अलावा अजाफी मवाद फराहम करना, ये वाला लग रहा है ठीक ठाक, लेकिन आगे देखेंगे। दरसी किताब को नजरअंदाज करना, भाई हम दरसी किताब को नजरअंदाज कर देंगे, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है बोले छोड़ भाई, इसका मतलब नहीं, दरसी किताब को छोड़ देंगे और फिर हम बच्चों को बताएंगे, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद गिरेबार ना करना, हम क्या करेंगे कि कोई भी जो जानकारी देंगे तो हम दरसी किताब से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो हमारी किताब है ना उसी से हम सारी चीजों को हम बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे, तो भाई ये भी नहीं करना है। बच्चों, यानी दरसी किताब से परे जाने का मतलब होता है, दूर जाने का मतलब होता है कि दरसी किताब के अलावा अजाफी मवाद यानी एक्स्ट्रा, अब मान लिया हम आप सभी लोगों को जो बता रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के अंदर जो चीजें हैं वही बता रहे हैं, नहीं, आपको हम क्या करें कि कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, कुछ मिसाल पेश कर रहे हैं आप सभी लोगों के सामने, कुछ अपने से, कुछ आप लोगों से, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से समझे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा सर। मैं कि इब्तदाई सतह, अब इब्तदाई सतह क्या होता है, 1 to 5, ठीक है, ये इब्तदाई सतह है, और 6 to 8 का जो बच्चा है तो वो होता है अपर प्राइमरी, होता है क्या होता है, अपर प्राइमरी, ठीक है, अपर प्राइमरी है ना, अपर प्राइमरी होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको अपर प्राइमरी बोला जाता है। तो इब्तदाई सतह या फिर इसको इब्तदाई दर्जात भी बोलते हैं, पर बच्चों की जबान को फरोग देने का सबसे अहम क्या है। तो जब बच्चा शुरुआती, जब पहली बार स्कूल आता है तो हम बच्चों को दरसी किताब से हम जबान सिखा सकते हैं, या फिर बच्चों का अंदाजा कदर, भाई बच्चा क्लासरूम में आया और हम उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिए, तो ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। कवायद का इल्म हम बच्चों को आएगा पहली बार क्लासरूम में और हम बच्चों को क्या करेंगे कि कवायद सिखाना शुरू कर देंगे, ये भी अच्छा लग रहा है, जबान सीखेगा ना। जबान के लिए हम क्या करेंगे, मुनासिब माहौल फराहम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4th नंबर सही रहेगा। क्या बात है भाई, सबका 4th नंबर है, ये आंसर ज्यादा से ज्यादा लग रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है हमारे पास जी, अगला सवाल, प्यारे साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों की जबानी इजहार की नशोनुमा, नशोनुमा का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, तो विकास, क्या होता है, विकास, डेवलपमेंट। नशोनुमा में इब्तदाई सतह पर कौन सी सरगर्मी सबसे कम मुअस्सर है, यानी यहां पर आपको निगेटिव देखना है, क्या देखना है, निगेटिव आंसर ढूंढना है कि बच्चों की जो इजहार का जबानी इजहार यानी मौखिक विचार ख्यालात को वो पेश करेगा, यानी वो सबसे जो जबानी इजहार जो विकास होगा, जबानी इजहार का विकास होगा बच्चों के अंदर, इब्तदाई दर्जात वाले बच्चे, तो कौन सी जो गतिविधि करेंगे कि सबसे कम प्रभावशाली होगा, कहानी सुनाना, भाई कहानी सुनाने से ना बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होता है और वो ज्यादा से ज्यादा सीखता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कहानी सुनाना नहीं हम कह सकते हैं। उसके अलावा ये मिनी बच्चा ज्यादा से ज्यादा इजहार करेगा, तो यहाँ पर निगेटिव है, कम मुअस्सर और कम प्रभावशाली, तो ये वाला होगा नहीं। उसके अलावा दूसरा है कहानी को लफ्ज के साथ दोहराना, अपनी जबान में कहानी सुनाना, तस्वीर देखने के बाद कहानी लिखना, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी सेकंड हो जाएगा, कहानी को लफ्ज के साथ दोहराना। अगर कहानी को लफ्ज के साथ दोहराया जाएगा तो बच्चा मौखिक जो इजहार है तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बाकी ये सब में तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सब पॉजिटिव है, ये सब बच्चा यानी ये सब पॉजिटिव आंसर है ना जी, याद रखिएगा। और क्लास नंबर 10, मुंदरजा झैल में से कौन इब्तदाई सतह पर तदरीस का मकसद नहीं है, तो यहाँ पर मुंदरजा में से कौन इब्तदाई सतह यानी प्राइमरी दर्जात, ठीक है, सीखने का मकसद नहीं है। अब देखिए प्यारे साथियों कौन सा नहीं है, खुद की कही बात को मुंतकी तस्दीक, अगर हम जो खुद की बात कह रहे हैं उसमें तार्किकता है, मकसद है या नहीं है, भाई ये भी तो जरूरी है, ठीक है, ये मकसद हमारा होता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या लोग समझ रहे हैं, ठीक है, ये तो होगा तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हमको निगेटिव आंसर देखना है। जबान की तख्लीक और तख्लीकियाती इस्तेमाल, यानी जबान की तख्लीक, जबान के अंदर रचनात्मकता और रचनात्मकता का इस्तेमाल करना है, तो ये वाली भी बात तो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए
क्या है कि मुतफर्रिक मजमून से जुड़े रहना। मुतफर्रिक का मतलब होता है कि बहुत सारे मजमून यानी टॉपिक से हमको क्या करना, जुड़े रहना। ठीक है, तो ये तो बात है भाई, हमको जुड़े रहना है, कोई भी टॉपिक हम बताएंगे बच्चों को तो जुड़े तो रहना है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर मजमूई तौर पर जबान के ग्रामर का हिफ्ज करना। भाई यहाँ पर हिफ्ज का मतलब होता है रटना। क्या होता है? तो रटना। अगर देखिए बच्चों को रट्टा मारना, बच्चों को पीटना, ये मकसद नहीं है हमारा, तो इसलिए गलत हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी निगेटिव आंसर ढूंढने बोला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन ढंग से आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि नीता ने तमाम बच्चों को एक पैराग्राफ दिया जिसमें हर पैराग्राफ के पांचवा लफ्ज एक खाली यानी जगह होती थी जो बच्चों को भरनी होती थी। नीता ने ये रणनीति या हिकमत अमली का जो इस्तेमाल कर रही है, ये कौन सा इस्तेमाल या क्या इस्तेमाल कर रही है? मान ले कि एक नीता शिक्षिका है, यानी मौलिम है, ठीक है, मालिमा है, तो वो क्या कर रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 दे करके ऐसे करके यहाँ लिख दिया पूरा। लिखने के बाद ये पांचवा जो ये है, ये खाली छोड़ के बस ऐसे करके दे दिया। फिर ऐसे करके लिखा, कुछ लिखा, लिखने के बाद फिर ये खाली छोड़ दिया। ठीक है, फिर ऐसे करके कुछ लिखा, फिर यहाँ पर खाली छोड़ दिया। तो ये खाली छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीडिंग टेस्ट बोलते हैं, या फिर राइटिंग टेस्ट बोलते हैं, या फिर ग्रामर टेस्ट बोलते हैं, या फिर क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, सीटेट ये माना है कि इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, यानी क्लोज टेस्ट बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आता है, एक आता है ओपन एंडेड सवाल। ठीक है, वो ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन एंडेड है ना, और एक होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है? क्लोज एंडेड क्या होता है? ये आपको देखने को मिलेगा, अभी उर्दू में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोज एंडेड। अब ये दोनों चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, हम आप सभी लोगों को जैसे एक सवाल पूछते हैं कि आप जब क्लास खत्म करिएगा, जैसे मेरा ही क्लास अभी सीटेट का क्लास, उर्दू का क्लास खत्म करके आप क्या क्या कीजिएगा, तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम जाकर के ना हम खाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। कोई बोलेगा सर हमने जाकर के सीधा सो जाएंगे क्योंकि हम नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ के रेडी हैं, तैयार है। ठीक है, और कोई बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा कि सर अभी हमारा सारा काम बाकी है, अभी हम खाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर हम जाकर के यानी हम फिर पढ़ने बैठेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर माँ बाप के साथ थोड़ा सा माँ बाप का पैर दबा के। तो ये अलग अलग सवाल का जवाब मिलेगा हमको ओपन इंडेड के अंदर, इसको ओपन इंडेड बोलते हैं। कोई भी बच्चा अलग अलग सवाल देगा। अब हम सर भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, तो मतलब एक ही सवाल इसका होगा, एक ही जवाब होगा इस सवाल का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं इसी को? तो क्लोज एंडेड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे साथी लोग, क्वेश्चन हमारे पास कि समाजी तामुल का तस्वुर किस से वाबस्ता है? स्किनर से है, जीन पियाजे से है, उसके अलावा क्या है कि थर्नडाइक से है, उसके अलावा वाइगोत्स्की से है। तो प्यारे साथियों, वाइगोत्स्की ने ये क्या दिया है? तस्वुर दिया है, यही सिद्धांत दिया है, यही कौल है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हाँ फोर्थ हो जाएगा। और जीन पियाजे, स्किनर और थर्नडाइक के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन लोगों के बारे में भी एक दो क्वेश्चन पेपर में रहता है, इसे याद रखना चाहिए इसके बारे में भी। अब यहाँ पर देखिए, मुंदरज झैल में से कौन सा बयान मुसलसल और जामे अंदाजे कद्र के लिए सही नहीं है? अब देखिए, मुसलसल और जामे अंदाजे कद्र होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप लोग पहली बार आए होंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग सर पता नहीं ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, एक होता है क्या CCE, इसको बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? सतत व्यापक मूल्यांकन। यानी जब बच्चा का मूल्यांकन कब कब होता है, देखिए आप लोगों का मूल्यांकन मैं करते चल रहा हूं, जो चीज समझ में नहीं आता है तो मैं समझाते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं, साथ में जो चीज समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग भी जवाब दे रहे हैं। यानी बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव रह करके, उसके अलावा क्या करें कि जहां पर बच्चा को समझ में नहीं आया तो हम उसको बताते चल रहे हैं और बच्चा भी कैच करते जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि क्लास के दौरान भी बच्चों का हम क्या करते हैं? CC यानी व्यापक सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं। उसके अलावा क्लास से बाहर भी करते हैं, यानी जहां पर बच्चा सीखता है और हम थोड़ा बहुत उसका हेल्प कर देते हैं तो उसी को सतत व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। यानी कंटिन्यूअस हम बच्चों का क्या करते हैं? मूल्यांकन। ये एक चैप्टर है, आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा बहुत मैं बता दिया इसके बारे में। अब देखिए, यह एक स्कूल पर मबनी अंदाज़े कद्र है, या फिर यह तलबा में दबाव को कम करता है, या फिर इसमें नंबरों के बजाय ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये असातिज़ा के बोझ को बढ़ाता है। मतलब ये असातिज़ा के बोझ को बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये अच्छा चीज है, इसीलिए ये गलत लिखा हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ठीक, अब आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथी लोग। अब देखेंगे अगला। अगला हमारे पास क्या है कि 14 नंबर है। तो 14 नंबर यहाँ पर आ चुका है, फिर से वही वाला सवाल, मुसलसल और जामे अंदाजे कद्र किसके लिए जरूरी है? अब कौन ऐसा स्टूडेंट के लिए, कौन बच्चा के लिए, किसके लिए जरूरी है CCE यानी कंटिन्यूअस कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन किस बच्चों के लिए जरूरी है? अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तदरीस के साथ तशखीस का यानी तालमेल
बैठाने के लिए। देखिए प्यारे साथियों, तशख़ीस के बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। ये तशख़ीस होता क्या है? एक होता है तशख़ीसी अंदाज़े क़द्र और एक होता है तकमीली अंदाज़े क़द्र। देखिए तशख़ीसी अंदाज़े क़द्र में बच्चों को क्या किया जाता है कि क्लास के दौरान बच्चे का मूल्यांकन करते जाना। जैसे मान लिया बच्चा कहीं पर अगर कुछ अटक जा रहा है तो उसको हम बता दिए कि ये बच्चे का तशख़ीसी, यानी इसको बोलते हैं निदानात्मक, बच्चों को निदान कर दिए। और एक होता है तकमीली। तकमीली का क्या होता है कि बच्चों को कुछ बताया नहीं जाता है, सिर्फ उसको हम लोग साल के एंड में लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? साल के एंड में छमाही परीक्षा लेते हैं, या फिर यानी तिमाही परीक्षा लेते हैं, या फिर साप्ताहिक परीक्षा लेते हैं। इसमें बच्चों को तकमीली अंदाजे कद्र के अंदर बच्चों को कुछ बताया वगैरह नहीं जाता है, तो इसे तशख़ीसी अंदाजे कद्र सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर तदरीस के साथ तशख़ीसी का तालमेल बैठाने के लिए या फिर तालीमी इदारों की जवाबदेही कम करने के लिए, तालीमी जहाँ जहाँ पर तालीमी संस्था है उसकी जवाबदेही कम करने के लिए मुसलसल जामा अंदाज़े कद्र ज़रूरी है, या फिर असातिज़ा को मसरूफ़ रखने के लिए क्या है कि जामा अंदाज़े कद्र ज़रूरी है, या फिर ये समझ के लिए, हाँ, समझ के लिए आमोजिस का अंदाज़े कद्र किस तरह क्या जाता है। ठीक है, जो हम क्लास में हम बच्चों को हम सिखा रहे हैं, क्या समझा, नहीं समझा, और हम क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक है, उसी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, यानी अंदाज़े कद्र किया जाता है। अब बच्चा का अगर हम समझेंगे नहीं, प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, परेशानी को नहीं समझेंगे, तो बच्चा को हम सुधार कैसे सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए अंदाज़े कद्र ज़रूरी है। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका क्या मतलब है? बच्चा पढ़ाई के काबिल नहीं है, बच्चे सवालों के जवाब सही से याद नहीं किए हैं, या फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, या फिर निज़ाम फेल होता है। अब देखिए प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आप लोग का क्या देना है? देखिए, अब एक बच्चा बार-बार फेल हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है? देखिए आप लोगों ने खुद, अगर आप लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ाएँगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा, जब हम टेस्ट लेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा? नंबर ला पाइएगा? नहीं ला पाइएगा। तो इसका मतलब कि टीचर सही नहीं है, सही नहीं पढ़ाया, सही तरीके से समझाया नहीं। ठीक है? दूसरा, तो ये निज़ाम फेल होता है, यानी व्यवस्था क्या है? फेल है। क्या है? इसका व्यवस्था ही फेल है। क्या है? पूरा, यानी व्यवस्था ही फेल बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका व्यवस्था। प्यारे साथियों, आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों के सामने में 2018 का लैंग्वेज 1 लेकर के आ चुका हूं। तो सबसे पहले हम लोग आज इस क्लास के अंदर पेडागोजी के सवाल को शुरू करेंगे। उर्दू पेडागोजी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक मुअत्तर किन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना चाहिए? देखिए, जब हम ज़बान की जो शिक्षण करेंगे, तदरीस कराएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो कौन ऐसा टॉपिक लेंगे जो हमारा सबक जो है क्या होगा? मुअस्सर होगा, प्रभावशाली होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में देखिए, समई तरीका। समई का मतलब होता है सुनने वाला, कोई चीज़ को हम सुना करके बच्चों को हम सिखाते हैं, तो ठीक है, वही तरीका। समई तरीकाकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करना, हम बच्चों को हम क्या करें? लेक्चर दे देंगे, बता देंगे सुनने से, और मकसद को हम बता देंगे। ठीक है, मकसद को बताने से इससे ज़बान जो है ना शुरू करेंगे तो प्रभावशाली हो सकता है। क्या पढ़ते हैं? ब्लैक बोर्ड पर लिखना, हम आएँगे, कलम ले लेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके चले जाएँगे। तो ये पहली बार क्लास में आए हैं, तो ये हम प्रभावशाली बच्चों के अंदर डाल सकते हैं ज़बान सिखाने के लिए। सभी तरीकाकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करना, हम सभी जितने भी तरीकाकार है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सभी का हम क्या करेंगे कि मकसद वाज़ेह करेंगे। या फिर सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर इसको देख करके आप लोग आंसर की तरफ चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर क्लासरूम में बच्चों को कभी अगर गतिविधि कराइएगा ना, तो सारे बच्चे शामिल होंगे उनमें। क्या होंगे? सारे बच्चे शामिल होते हैं। तो सरगर्मी का मतलब होता है गतिविधि। तो गतिविधि के साथ तालिब इल्म की बहाली को बढ़ाना, यानी उसके जो अट्रैक्ट करना अपने आप की तरफ, क्या करके? गतिविधि करके। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो है ना क्या होगा? पहली बार हम ज़बान सिखाएँगे बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा यानी ये प्रभावशाली डालेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी बात अगर यहाँ पर देखते हैं, प्यारे साथियों, जो भी सारे स्टूडेंट को अगर उर्दू अगर हार्ड लगता है कि सर मेरा उर्दू में 8 नंबर भी नहीं आता है, 10 नंबर भी नहीं आता है, ठीक है, या 15 नंबर हम कैसे लाएँगे? देखिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप हमारा कोर्स यानी 199 का ये कोर्स है हमारा, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जिन बच्चों को दिक्कत होती है, किसमें खासकर किसमें दिक्कत होती है? तो प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूँ किसमें दिक्कत होती है, यानी वर्ड मीनिंग में दिक्कत होती है कि सर वर्ड मीनिंग हमें दिक्कत है, क्या करें, नहीं करें, क्या पढ़ें? तो हमारे पास इस तरीके का नोट है, क्योंकि आपके जो पेपर में जैसे नज़रियाती, मुनफ़ी, मुआलिज़ाती, उसके बाद तालीम, अम्ल, हिदायतनामा, ये सारी इस तरीके से मैंने तोड़-तोड़ करके नोट्स बनाया, ठीक है? तो वो नोट्स का प्राइस जो है 199 पे रखा हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा, तो आपका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वर्ड्स मीनिंग, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो 199 का सिर्फ और सिर्फ आप पेमेंट करिएगा, आपको मैं नोट्स दे दूँगा, चाहे ऐप में लीजिएगा, ऐप में दूँगा, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मुआलिज़ाती तालीम एक अम्ल है, क्या है? मुनफ़ी तरीकाकार, उसके अलावा क्या है कि नज़रियाती तरीकाकार, उसके अलावा हुक्म के ज़रिया, या फिर हिदायतनामा के ज़रिया। मुआलिज़ाती तालीम पहले समझ लीजिए होता क्या है? देखिए, जब बच्चा पहली बार अगर स्कूल आता है, तो हम बच्चों को हम देखते हैं, उसका पहले डायग्नोस्ट करते हैं। क्या करते हैं?
डायग्नोस करते हैं कि बच्चा क्या जानता है, क्या उसका प्रॉब्लम है। तो हम पहले यानी तालीम जो देते हैं तो पहले जाँच करते हैं। मवाली ज़ाती तालीम उसी को बोलते हैं कि बच्चों का पहले जाँच करते हैं फिर बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है? तो वही क्या है मुनफ़ी तरीका मतलब नेगेटिविटी तरीका का इस्तेमाल करते हैं, बच्चा पता नहीं ये जानता नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा नज़रियाती यानी सिद्धांतिक तरीका को इस्तेमाल करेंगे कि कौन-सा सिद्धांत से बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? या फिर हुक्म देंगे बच्चों को, हुक्म के ज़रिए, हिदायतनामा के ज़रिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा हिदायतनामा के ज़रिए बच्चों को क्या सिखाएँगे? हिदायतनामा के ज़रिए सिखाएँगे। बच्चों को बताएँगे कि ऐसे-ऐसे करके सीखा जाता है। पहले बच्चा ये पढ़िए फिर आगे आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन देखना है। ज़बान में महारत पैदा करने के तरीकाकार को सिखाया जाना चाहिए। तो ज़बान में महारत पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे? भाषिक कौशल पैदा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं मेरे साथियों? तो भाषिक कौशल, ठीक है? भाषिक कौशल पैदा करने के लिए ये पूरा भाषिक कौशल पैदा करने के लिए कौन-सा तरीका का इस्तेमाल करेंगे जो बच्चों के अंदर क्या आएगा? ये कौशल आएगा, ठीक है? एक मुनज़्ज़म तरीकाकार से हम बच्चों को सिखाएँगे। मुनज़्ज़म का मतलब होता है तार्किक रूप से। तार्किक का मतलब क्या होता है कि और बच्चे को तार्किक रूप से ही सिखाना चाहिए। तार्किक का मतलब होता है तर्कपूर्ण। कोई चीज़ अगर मान ली हम तर्क वाला दे देंगे, उससे बच्चा दिमाग लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है ना ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा अच्छा तरीके से वो सीख पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन आगे देखेंगे। किसी चीज़ की तक़लीद के ज़रिए, तक़लीद का मतलब आप लोग अगर समझ जाएँगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये नकल करें। तो बच्चा ज़बान सीखता है, नकल करके भी सीखता है, लेकिन सबसे यहाँ पर ऑप्शन जो देखेंगे जो बेस्ट है हमारा ऑप्शन फर्स्ट अभी तक लगा है। तो तक़लीद के ज़रिए हम किसी चीज़ को सिखाएँगे तो महारत नहीं आ सकती। तो साफ-साफ वज़ाहत के ज़रिए या फिर तन्हाई, तन्हाई तो बिल्कुल गलत है। वाइगोत्स्की भाई साहब बोलते हैं कि बच्चा जो है यानी इंटरेक्शन करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, जब तक जो है ना एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा तो बच्चा ज़बान नहीं सीखता। तो यहाँ तन्हाई है इसलिए कट हो जाएगा। साफ वज़ाहत के ज़रिए ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा 1 नंबर हो जाएगा। और सीटेट का मानना यही है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वही आंसर माना जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तलबा को ज़बान सिखाते वक़्त इसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम की कमी हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जब तलबा ज़बान सीखते हैं, आप लोगों को भी तलफ़्फ़ुज़ का कमी है या फिर वर्ड्स मीनिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो सिखाते वक़्त इसके अंदर क्या होता है तलफ़्फ़ुज़ का मतलब जैसे अब मान लिए इस्लाह यानी एक होता है कोशिश होता है, ठीक है? मैं बार-बार इसी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोशिश। तो कोई बच्चे बोलते हैं कोशिश, तो कोशिश ये होता है, तो तलफ़्फ़ुज़ की कमी है। तो कैसे इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है ना क्या होगा यानी अच्छा होगा, ठीक है? तफ़हीम का मतलब होता है समझ, ठीक है? क्या होता है? समझ, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो तफ़हीम की कमी हो जाती है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, फिर बचा जा सकता है? देखिए, गलती की इस्लाह करना, अब गलत होते ही बच्चों को हम क्या करेंगे? इस्लाह यानी सही करेंगे। तो ये वाली बात ठीक है नहीं है? देखिए अगला देखिए, मख़सूस सरगर्मियों को अमल में लाना और ज़बान की माहिरीन के ज़रिए हम क्या करेंगे कि कुछ ख़ास गतिविधि करवाएँगे और फिर गतिविधि के साथ अमल में लाना, जिससे बच्चा जो है ना यानी क्या होगा कि तलफ़्फ़ुज़ की समझ आ जाएगी या फिर क्लासरूम में बुलंद आवाज़ पढ़ना, ठीक है? आवाज़ से पढ़ना, एक ड्रामाई शक्ल अंदाज़ कायम करना जिससे बच्चे आपस में बातचीत कर सकें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर जो है ना बातचीत करेगा तो बच्चे के अंदर क्या आएगा? भाषा का कौशल आएगा। क्या आएगा? भाषा का कौशल आएगा, ठीक है? लेकिन देखिए क्लासरूम में बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ को सही करना है, तो जब हम आप लोग देखिए पहले क्या बोलते थे? कोशिश बोलते थे। जैसे हमारी आवाज़ को आपके कान के अंदर गूंजा गया, आवाज़ से हम बोले क्या होता है? ये कोशिश होता है। तो आप लोग कल से गलती नहीं करिएगा। तो कहने का मतलब कि हम क्लासरूम में क्या करेंगे? बुलंद आवाज़ पढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है? पर्चा सवाल बाँटने के बाद पर्चा जो है ना एग्ज़ाम लिया जा रहा है, बच्चों का पर्चा जो सवाल बाँट दिया, बाँटने के बाद मौलिम मकासद की जाँच करेगा। माने मौलिम क्या शिक्षक क्या करेगा? मकासद की जाँच करेगा। इस सवालनामे में किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी सवालनामे में कौन से मकसद से ताल्लुक़ रखे हुए हैं। हम क्या टीचर क्या चेक करेगा सवालनामे के ऊपर? एतबार होना चाहिए सही या फिर दुरुस्त होना चाहिए, मवाद का अहाता होना चाहिए, सवाल की किस्में होनी चाहिए। देखिए, पेपर के अंदर हम लोगों को क्या जाँच करने होते हैं? तो ये होता है दुरुस्तगी जाँच करना होता है। क्या होता है? कि सवालनामे में सही सवाल है या नहीं है, ठीक है? या फिर कहाँ से पूछा है, क्या पूछा है? तो दुरुस्तगी दुरुस्त चेक करेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 5 नंबर का थर्ड हो गया। क्या थर्ड नहीं है ना, सेकंड है, ठीक है? क्या है? सेकंड है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। अब कोई बच्चा क्लासरूम में मुश्किल से पढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन-सी कमी नहीं है इसके अंदर? देखिए, पढ़ने की रफ्तार और इसके बहाव में तो कमी है, पढ़ नहीं पाता है जल्दी-जल्दी से, रफ्तार में भी कमी है, तो कमी इसमें है, ठीक?
लफ्ज़ों की तक़सीम और ख़यालात। अब लफ्ज़ों की बच्चों को क्या है बहुत सारा लफ्ज़ नहीं जानते, ख़यालात उनके अंदर नहीं आ रहा, तो ये भी कमी है, ठीक है? हरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, ये भी कमी है। लेकिन पढ़ने की रवानी, ये कमी हम नहीं बोल सकते हैं। अब मुश्किल से पढ़ रहा है तो पढ़ने की रवानी यानी पढ़ने की प्रवाह उसके अंदर ये कमी नहीं है। इसीलिए 4th नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंदर ज़ैल में से कौन-सा बयान ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? दुरुस्त नहीं है, यानी कौन-सा गलत नहीं है, सही है, ठीक है? सॉरी दुरुस्त नहीं है ना? इस मुंदर ज़ैल में से यानी कौन-सा बयान ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है, कौन-सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, कौन-सा ऑप्शन गलत है, ये आपको बताने हैं। देखिए, ज़बान पेचीदगी से सादगी की तरफ बढ़ती है, भाई यही वाला बात तो मुझे गलत लग गया। ज़बान क्या होता है? हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। क्या जाता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधा, ठीक है? सीधा बात ये है कि पेचीदगी का मतलब होता है पहले हम हार्ड चीज़ सीखते हैं, फिर साधारण की तरफ जाते हैं, बिल्कुल गलत। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? फिर दुरुस्त नहीं है, तो ये वाला। बाकी अगला देखिए, मस्नूई ज़बान तहरीर की तरफ जाती है, मस्नूई ज़बान तहरीर की तरफ। अगर हमारे पास अगर किताब में हम पढ़ेंगे, कुछ पढ़ लिए मज़मून, फिर हमारा तहरीरी शक्ल में जाती है, बिल्कुल सही बात है, हम फिर लिखते हैं, तो ये सही है। स्टेटमेंट सही है, ठीक है? लेकिन इसके हिसाब से आंसर यहाँ गलत है। हर ज़बान की अपनी ज़ाती शकल होती है, बिल्कुल सही बात है। ज़बान की ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से है, यानी संस्कृति कल्चर से ज़बान का संबंध है। तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो आंसर ये तीनों तो पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। अब मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि क्लासरूम की मश्क से ज़्यादा बेहतर सीगा ज़बानी ज़बान की तरक्की होती है। देखिए, ये बात कहा जा रहा है कि जब क्लासरूम में हम पढ़ते हैं, क्लासरूम में कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे अच्छा ज़बान जो है सीगा, उससे अच्छा तरीका क्या है? जब हम ज़बानी जो ज़बान को बोलते हैं या फिर होती है, तरक्की होती है। ये सही बात है कि क्लासरूम में प्रैक्टिस से ज़्यादा जब हम कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं, उससे कितना ही आएगा। कि जब हम रियल लाइफ़ हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, बात करते हैं, तो ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है? तरक्की होती है। देखिए यहाँ पर कैसे होती है, फ़र्दन-फ़र्दन नज़्में याद दिलाना और नज़्में गँवाने से ये क्या होगा कि अगर ज़बानी याद करवाएँगे तो बच्चा क्या ये वाला करवाएँगे ज़बानी, इससे बच्चा का ज़बान ज़्यादा तरक्की होगा। ये तो ठीक नहीं लग रहा भाई, नज़्में याद करने से कैसे ज़बान में तरक्की आएगी, ठीक है? अपने पसंदीदा कहानियों को किरदार के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से, तो ये वाला ठीक लग रहा है कि अपने किरदार दे देंगे, कोई पसंद जो भी कहानी है, उसको जो कहानी है उसको अच्छा लगता है, तो वो कहानी दे देंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे कि उसको हिस्सा लेकर के बच्चा बयाँ भी करेगा, इससे ज़बान ज़्यादा से आएगा बच्चा के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। मुअल्लिम के साथ मिलकर किताब से कहानी पढ़ने। अब मुअल्लिम के साथ हम क्या करें, किताब में जो कहानी है उसके साथ पढ़िए, इससे जो है ज़्यादा नहीं आएगा। ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़्फ़ुज़ पर अमल करवाने, भाई ग्रुप में क्या करेंगे कि अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ करने से ज़बान आ जाएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन 2 हो जाएगा। सीटेट हमेशा ये मानता है कि आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है? हमारे पास सवाल है कि रवानी के साथ पढ़ने का मकसद, तो रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है? क़िराअत की तौसीह है, मालूमात हासिल करना है, दिलचस्पी बढ़ाना, उसके अलावा क्या तफ़सील से मज़ीद मालूमात हासिल करना। रवानी के साथ पढ़ना यानी प्रभाव के साथ पढ़ने का मकसद क्या होता है? देखिए, जब हम रवानी यानी प्रवाह के साथ एकदम अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं, तो क़िराअत की तौसीह यानी पढ़ने की जो विस्तार नहीं बोलेंगे इसको, मालूमात हासिल करना बोल सकते हैं, दिलचस्पी बढ़ना ये भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सारी बात इसमें लिखा हुआ है, मालूमात भी आ गया है और तफ़सील जो है तौसीह है, ये भी आ गया है और शायद हासिल करना। तो तफ़सील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, उसी को बोलते हैं रवानी के साथ पढ़ना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th तफ़सील का मतलब होता है विस्तार से ज़्यादा मालूमात हासिल करना, ऑप्शन नंबर 4th। अरे भाई, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और इसके बरतने के तरीक़ाकार सिखाया जाएगा तो वह, यानी जब बच्चे को हिज्जे का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं ना, उच्चारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? उच्चारण। उच्चारण दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए जो बोला जाता है, तो बरतने के तरीक़ाकार सिखाया जाएगा, तो कैसे सिखाया जाएगा? उनके बहाव में इज़ाफ़ा करेंगे। अगर बच्चा को हिज्जा अगर हम दुरुस्त करेंगे, तो क्या प्रभाव आएगा बच्चा के अंदर? क्या जो है दुरुस्त होगा?
और क्या चीज वो सीखेगा, क्या चीज उसका सही होगा, बताइए। तो इनके बहाव में इजाफा करेंगे या फिर इनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे, इनके सीखने की महारत को तेज करेंगे या फिर इनकी इस्लाह को बेहतर बनाएंगे, जल्दी बताइएगा। तो जल्दी आप लोगों को इसका आंसर लगाने हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकी तख्लीकी सलाहियतों को हम बेहतर बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, है ना। जबान की क्लास में तामीरियाती निज़ाम का मतलब क्या होता है? तामीरियाती निज़ाम का मतलब संरचनात्मक व्यवस्था या संरचनावादी व्यवस्था। संरचनावादी व्यवस्था, ठीक है, संरचनावादी व्यवस्था। निज़ाम का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। चलिए, व्यवस्था, तो इसका यानी जबान की क्लास में तामीरियाती निज़ाम का मतलब क्या होता है? तामीरियाती निज़ाम ऐसा यानी व्यवस्था जिसमें बच्चे अपनी समझ से और एक दूसरे से अंतःक्रिया करके जब बच्चा सीखता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यानी तामीराती व्यवस्था, निज़ाम, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर तलबा अपनी समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बा शुदा यानी कि तलबा अपनी जो ज़ाती समझ है, उनका पर्सनली जो समझ है और जानकारी की बुनियाद पर, जानकारी की बेस पर दुनिया के तजुर्बा, दुनिया में रह करके वो जितनी भी सारी तजुर्बा अपने अंदर एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, शिद्दा शय, जो भी शिद्दा यानी हासिल, शिद्दा शय, जो भी वो अपना हासिल किया, शय का मतलब चीज, और आकाश का मतलब होता है अपने आस पड़ोस के चीज के जरिए जबानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जबान की क्लासरूम में तामीराती निज़ाम का मतलब। तो ऑप्शन नंबर एक, तलबा अपनी जाती समझ के तौर पर सीखने के तरीकाकार को तैयार करते हैं, फिर उसे तजुर्बा करते हैं। ये इतना ठीक नहीं लग रहा है। तालिब इल्म को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब क्यों है? क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल तक पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है, तलबा को उस्ताद के जानिब से सहूलियत दी जाती है कि वह अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल करे। भाई ये सब ना कट ही कर दीजिए जब हमारा सही आंसर निकल गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए, अरे सीटेट का उर्दू हार्ड नहीं है। जब आप लोग ने सीटेट अगर आप लोग समझ में आ गया, जो बच्चा को सीटेट समझ में आ गया तो वो दुनिया का कोई भी चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करके पढ़ेगा और उनका आगे चल करके कोई भी एग्जाम उसका ना पीछे नहीं होगा। जो बच्चा सीटेट में समझ गया तो सीटेट है ही समझदारी, अंडरस्टैंडिंग लेवल। समुंदर जल में से हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। देखिए हमारा हिंदुस्तानी जो इलाकाई भाषा है, तो इलाकाई भाषा क्यों नहीं जो ज़्यादातर बोला जाता है। अब हमारे इलाका में सुरजापुरी बोले जाते हैं और कहीं मैथिली बोले जाते हैं और कहीं जो है कुछ और बोले जाते हैं, ठीक है, हिंदी बोले जाते हैं। तो हमारी इलाकाई जो ज़बान है ये बढ़ा क्यों नहीं, हर जगह क्यों नहीं बोला, नहीं मानी जाती यहाँ पर, ठीक है, नहीं मानी जाती है। कौन सा जो है ना यानी कारण नहीं मानी जाती है, ठीक है, तरक्की देने में दावा नहीं माना जाता, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, निगेटिव आंसर ढूंढना है। ये सब पॉजिटिव है, इसके वजह से जो नहीं बढ़ पा रहा, इसके वजह से तर्जुमा की दुश्वारियां होती है, इसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा है। लोगों में इसको जानने की ना ख्वाहिश, जानने की ख्वाहिश ना है, या फिर सहूलियत का इस्तेमाल। अब सहूलियत का इस्तेमाल नहीं है। अगर हम मैथिली बोलते हैं और कहीं जाते हैं तो सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो सहूलियत भी हमको नहीं है, इस वजह से हम नहीं बोलते हैं। लेकिन ये वाली बात जो है ना, लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, ये वाला जो है ना पॉइंट नहीं है, ये वाला दावा नहीं माना जाता। ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, जबान की हुसूलियाबी यानी जबान की जो अर्जन होती है, ठीक है, क्या होती है अर्जन। एक होता है अर्जन, एक होता है अधिगम, ठीक है। अर्जन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जबान आ जाना, ठीक है, ऑटोमेटिकली जबान आ जाना। और एक होता है अधिगम, क्या होता है, तो अधिगम होता है, ठीक है, अधिगम। तो अधिगम की अगर बात करेंगे प्यारे साथी, इसको सीखा जाता है, लेकिन अर्जन जो ऑटोमेटिकली आती है। तो यहाँ पर ग्रामर का तजुर्बा किसी जबान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र है या फिर इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल जारी दिखाता है, या फिर ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक टेक्निक है जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं। तो माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक टेक्निक नहीं है भाई, ये ऑटोमेटिकली आता, तो ये ज़रूरत के मुताबिक, तो यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक हम सीखते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज। तो हुसूलियाबी क्या होता है कि इंसानी दिमाग के अंदर बेशुमार सलाहियत होती है, तो हम जब इसकी क्या बोलते हैं, बच्चों के अंदर जो है ना कुदरती सलाहियत होती है जबान सीखने वाली बात है।
कि यानी इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल में जारी नहीं दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने 2 नंबर दे रखा है, अच्छी बात। अब देखिए 14 नंबर सवाल हमारे पास स्क्रीन पर है। जबान के मौलिम मुंदरज झैल में से किस तरह की लिखने सॉरी जबान के मौलिम, जबान का एक उस्ताद मुंदरज झैल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। अब किसी में क्या करना है, लिखने का स्किल को डेवलप करना है। क्या करना है, लिखने का स्किल को डेवलप करना है बच्चों में, ठीक है, लर्नर्स में। तो कैसे कराया जाएगा, अब यहाँ देखिए। जहन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना, बच्चों को मजमून के जरिए लिखने के लिए कहना, इमला करवाना या फिर क्या है, साफ साफ लिखने के लिए कहना। तो जब हम बच्चों को क्या करेंगे, जहन जो उनके ख्याल जो विचार है उसको हम लिखने के लिए बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा कि वो लिख पाएगा जो भी विचार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंदरज झैल में से जबान में किस के जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। अभी एक स्टूडेंट के बारे में ना मैं अभी बताऊंगा, शायद क्लास में है या नहीं है, देखते हैं। अच्छा है क्लास में, ठीक है, अभी उनके बारे में बता देते हैं, वो भी अभी हंसने लगेगी अभी। ठीक है, चलिए। मुंदरज झैल में से जबान किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है, तो किसके जरिए सलाहियत पैदा करती जा सकती है, गलतियों की निशानदेही करके और इसकी इस्लाह करके, या फिर मवासलात के लिए ज़बान का इस्तेमाल करने मौका पैदा करके, या फिर तलबा से बातचीत करके, या फिर अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो इनको खामोश बैठने की सलाह दे करके बच्चों के अंदर क्या सलाहियत पैदा करना है, ज़बान की सलाहियत। तो गलतियों को निशानदेही करके इसकी इस्लाह करके, देखिए कोई बच्चा ना, आप लोग खुद देखिए, जैसे ही गलती करिएगा, हम अगर एक बार बोलेंगे ए गलत कर दिए, दूसरा बार बोलेंगे ए गलत कर दिए, उस टाइम सही करो। तो इस तरीके से ना बच्चा क्या हो जाता है कि अपने आप से चिढ़ने लगा, बोलना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ेंगे तो गलती पकड़ देंगे कहाँ से। तो इसलिए इस्लाह फौरन नहीं करना है, बाद में करना है। मवासलात के लिए ज़बान का इस्तेमाल करने पर मौका पैदा करना। मवासलात यानी कि क्या करेंगे, जो एक्सप्रेस करेगा, बोलेगा, संचार करेगा वो, तो उसको ज़बान के लिए इस्तेमाल करने का मौका देंगे हम, कि भाई चलो ठीक है, बात करो, एक दूसरे से अट्रैक्ट करो, बात करो। इससे मौका देने से बच्चा क्या करेगा कि उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी। बातचीत, तलबा से बातचीत करने ये तो आएगा, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश, भाई जो बच्चा नहीं समझ रहा है खामोश बैठा देंगे, तो ये भाई इससे बच्चा के अंदर जबान सीखने की कुव्वत पैदा होगी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप 10/2019 106 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जबान की आमुदिश का एक उसर तस्लीम करता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जबान की तदरीस, जो जबान सीखा जाएगा, ठीक है, तो कौन सा ऐसा रणनीति होगा जो याद करना, सिर्फ क्या रहेगा, फोकस्ड क्या रहेगा, याद करना। ठीक है, वो जबान की तो याद करना जो है, कौन सा ऐसा हम चीज़ों को पढ़ाएंगे जो कि याद करने में सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, सबसे ज़्यादा जो है यानी देखा जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर, देखिए। चलिए, तो आंसर जल्दी से बताइएगा। अब देखिए, कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया, या फिर तरसीली रवैया, कुल जिस्मानी रद्द अमल, उसके अलावा साख्तियाती नजर रवैया। देखिए, कवायद का जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो कवायद का कुछ रूल्स आते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स आते हैं, उन रूल को क्या करना पड़ता है कि बच्चों को रटाना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। याद करने में फोकस सबसे ज़्यादा किसमें, कवायद का अज्जा। कवायद का अज्जा मतलब होता है वही तरीका, नुक्ता, नजरिया, पॉइंट। तर्जुमे को हम क्या करेंगे, रटवाएंगे, याद करवाते हैं। ठीक, और बाकी तरसीली संप्रेषण, अगर हम कुछ बोल रहे हैं आप लोगों के सामने में तो हम रट के बोल रहे हैं नहीं ना, तो यही होता है तरसीली तरीका, इसमें तरसील में बच्चों को याद नहीं करवाया जाता है। कुल यानी जिस्मानी रद्द अमल, अब मान लिए हाथ पैर कुछ भी हम हिला डुला करके जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कुल जिस्मानी, जिस्म के हर एक पार्ट को यानी हरकत कराना, उसी को बोलते हैं कुल यानी जिस्मानी रद्द अमल। और साख्तियाती रवैया, साख्तियाती मतलब बच्चों को पहचान करवाने का, साख्तियात का मतलब होता है पहचान करना, शनाख्त का मतलब ही पहचान, तो पहचान करने का ये तरीका नहीं है। सबसे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, यस और नो में आप लोग जवाब दीजिए, समझ में आ गया होगा तो, नहीं आया है तो दोबारा फिर से हम बता देंगे आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर क्या है? 107 नंबर है। काव्या जबान की उस्ताद है। क्या है? काव्या एक लड़की है जो कि शिक्षिका है, असातिज़ा है, ठीक है? वह आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? तो अल्फाज ढूंढते हैं। ऐसे अल्फाज बनाने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इन हुकमत अमली को क्या कहते हैं? तो इन हिकमत अमली को क्या कहेंगे? जल्दी से आप लोगों को इसका जवाब देना, ठीक है? काव्या एक उस्ताद है, वह आमोज़गार अपने लर्नर्स को से मौजू यानी मुनासिबत मौजू में, मान लीजिए कि कोई टॉपिक दे दिया, टॉपिक में देखा मजमून में मुनासिबत अल्फाज ढूंढने और ऐसे लफ्ज़ बनाने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जाए। अब मान लिए एक एक कहानी है, उसको पढ़ते-पढ़ते ऐसा लफ्ज़ ढूँढने के लिए कह रही है, ठीक है? कि ढूँढने करे कहती है जो दूसरे लफ्ज़ से पहले या बाद में जोड़े जाए, या फिर ये वाला लफ्ज़ में उसको जोड़ा जाए, या फिर ये वाला लफ्ज़ में यानी यहाँ पर जोड़ा जाए, ठीक है? तो ऐसे हिकमत अमली को क्या बोलेंगे? ये पूछा जा चुका है, इसीलिए प्यारे साथियों अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में तो कतई भी ये मत समझिएगा कि हमको समझ में नहीं आती, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार खुद से कीजिएगा, अगर समझ में तब आएगा जब आप खुद से करिएगा ये सब, नहीं तो पहली बार में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? इसको लफ्ज़ों का हाल बोलेंगे, लफ्ज़ों का खेल बोलेंगे, लफ्ज़ बनाना बोलेंगे, या फिर तरकीब लफ्ज़ी बोलेंगे। तो प्यारे साथियों इसको बोलेंगे तरकीब लफ्ज़ी। इसको क्या बोलते हैं? तरकीब लफ्ज़ी बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा, है ना? इसको बोलते हैं तरकीब लफ्ज़ी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बताइएगा। 108 नंबर। 108 नंबर में ये कहा जा रहा है, उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जाँचने के लिए सवाल तैयार करता है। यानी अपने लर्नर्स को एक उस्ताद ज़बान की सलाहियत कि बच्चा क्या सीखा है, लैंग्वेज में बच्चा क्या सीख रहा है, नहीं जान रहा है और इस सब्जेक्ट में। तो वो क्या कर रहा है, सलाहियत यानी क्षमता जाँचने की कोशिश कर रहा है और फिर सवाल भी तैयार करा, ठीक है? वह इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है। वह क्या करता है? इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और इस छूटे हुए लफ्ज़ को मालूम करने के लिए कहता है। जाँच कीजिए इस तरीकाकार को क्या कहते हैं? देखिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार बताया हूँ, कई बार समझाया हूँ। हालाँकि 18 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। एक बार मैं आप लोगों को शायद 2014 का क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें भी कई बार मैं मॉक टेस्ट कराया हूँ, उसमें भी देखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है? तो जब सलाहियत जाँच करने की कोशिश कर रहा है, सवाल तैयार करा, फिर पैसेज यानी इक़्तिबास में देखा कि हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है, छूटे हुए लफ्ज़ को मालूम करने के लिए कहता है, तो इसको इस तरीकाकार को क्या बोलेंगे? फराहंग की जाँच बोलेंगे, या फिर फरहंग की जाँच, या फिर खाली जगहों को पुर करना, क्लोज़ टेस्ट बोलना, या फिर इक़्तिबास समझने के लिए पढ़ना। इसको बोलते हैं क्लोज़ टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज़ टेस्ट बोलते हैं। ये आप सब लोग को ध्यान रखना है। 109 नंबर में है, बोलने में सही लफ्ज़ को तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। ये हमारी किस चीज़ में पता चलता है, जब हम यानी ये किस चीज़ में फ़रोग़ देती है। यानी बोलने में हम क्या करते हैं कि सही तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करते हैं, सही तरतीब यानी कहाँ पर क्या लगाना है, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में अच्छे से हम करते हैं, ठीक है? और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करते हैं, यानी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलने का तरीका बोलते हैं, या फिर ज़बान का अम्ल बोलते हैं, मुश्तामिल ज़बान बोलते हैं, या फिर बॉडी लैंग्वेज यानी बदन ज़बान। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ज़बान का अम्ल, यानी क्या है? भाषा का प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? भाषा का प्रक्रिया। यानी जो बच्चा के अंदर क्या आ जाएगा कि पूरी तरीके से एक-एक चीज़ों को अगर समझने, बोलने आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा का अम्ल यानी भाषा का ज़बान बोलते हैं, कि बच्चे को पूरी तरीके से ये आ चुका है। तो इसीलिए प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। एक बार कमेंट्स भी पढ़ना चाहिए कि बच्चों को, मेरे दोस्तों लोग को क्या-क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आला आला का इस्तेमाल किया जाता है। कहानी कहने, देखिए मान लीजिए बच्चों को कहानी जो कहवाते हैं, तो बतौर जो शिक्षण की प्रक्रिया है, तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, तो इसमें कौन-सा इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों को कहानी कहवाते हैं, तो क्यों करवाते हैं? इसमें क्या फ़ायदा मिलता है? तदरीसियाती में, शिक्षण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। अभी ऑप्शन देखिए,
बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देने के लिए, यानी कहानी कहते इसलिए हैं कि बच्चों में क्या है कि बोलने की महारत में ये क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, छूट मिलेगा, इसलिए हम लोग ज्यादा बच्चों को कहानी कहवाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जबान व अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, यानी बोला जा रहा है जबान वो अदब, जबान यानी हमारा भाषा, और अदब का मतलब होता है साहित्य, किताब, जबान और किताब की महारतों को फरोग देने के लिए करते हैं। या फिर क्लासरूम में नज्म वो ज़ाब्त बनाए रखने के लिए करते हैं। नज्म वो ज़ाब्त का मतलब क्या होता है कि बच्चा एकदम पढ़ेगा, अच्छा से लिखेगा, अच्छा से वो सब कुछ करेगा, इसलिए करते हैं। या फिर सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए सियाक में कवायद से मुराद। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर पॉजिटिव वर्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड को देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्यारे साथियों, कहानी हम लोग इसलिए कहवाते हैं कि बच्चे जो अच्छे से शामिल हो पाए, हमारे गतिविधि में शामिल हो पाए, हमारे सरगर्मी में शामिल हो पाए, ठीक है। जो भी चीज़ों को हम करवाएंगे तो बच्चा उसमें अच्छे से अच्छे अट्रैक्ट होकर शामिल हो। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक सियाक नाम से एक क्या है कि एक पॉजिटिव वर्ड है संदर्भ में, ठीक है। और ये भी एक ये नहीं है, सरगर्मी गतिविधि यहाँ पर हो रहा है। तो प्यारे साथियों इसीलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4th नंबर कि स्याक में कवायद से मुराद है। तो इस स्याक में कवायद से क्या मुराद है? देखिए स्याक एक क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, इसके मतलब होता है संदर्भ। किसी भी चीजों को अगर हम संदर्भ लेकर के, कॉन्टेक्स्ट लेकर बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा सीख। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि एक बच्चा चाय बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है, तो उसको अगर हम क्या बोलेंगे, किताब के अंदर सब्जी वाला, चाय वाला, या फिर कोई ऐसी कहानी रहती है जो बिल्कुल बच्चों से रिलेटेड होते हैं, और एक बच्चा नहीं, हर बच्चा से रिलेटेड। तो इससे क्या होता है ना कि चैप्टर से वो तो पढ़ता ही है, पढ़ने के साथ साथ वो अपने अनुभव को भी उसमें शामिल कर लेता है, एक्सपीरियंस को शामिल करता है, जिससे बच्चा ना अच्छा सीखता है। इसीलिए कवायद जो हम बच्चों को सिखाएंगे तो हमेशा स्याक में ही सिखाएंगे। तो मुराद क्या है इसका? पहले कवायद के उसूल, फिर उनके अमल की आमोजिश। इस स्याक में देखने और पढ़ाई जाने वाले फितरी जबान की मिसालों से आमोजिश, या ऐसे साख्तियाती नजरिया, साख्तियाती का मतलब पहचानने का तरीका या अंदाज नजर, एक ऐसा तरीका है, एक पहचानने का तरीका जो यानी अंदाज में जबान की आमोदिश, जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। या फिर मश्क वो अमल से कवायद की आमोदिश, या मश्क प्रैक्टिस से कवायद की अमल, इससे मुराद है भाई ये तो बिल्कुल गलत है, प्रैक्टिस वगैरह से कवायद इतना नहीं आता है। ये भी ऐसे साख्तियाती अंदाज नजरे, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा पहचानने का तरीका है, ये जबान सीखने का तरीका है, जबान की आमोदिश जिसमें आमोजगार के लिहाज से तरक्की करता है, ये इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, झाक में देखिए क्या है, झाक में देखिए और पढ़ाई जाने वाले फितरी जबान, क्या होता है यहाँ पर फितरी जबान होता है। कवायद में इस सियाक में क्या होता है कि फितरी जबान हो गया, फितरी उसका माहौल हो गया, ठीक है, जो घर का माहौल है उसी से बच्चों को मिसाल पेश करते हैं, फिर सिखाते हैं। तो यही तरीका सियाक से मुराद होता है। ठीक, दर्ज झैल में से कौन सा मुताले की महारत नहीं है? तो मुताले की महारत कौन नहीं है मेरे साथियों? दर्ज झैल में से कौन जो है, मुताला का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ने की महारत कौन सा नहीं है बोला गया है? ठीक है, देखिए पढ़ने के दौरान नोट कर लेना। अब मान लिया हम कुछ पढ़ रहे हैं तो आप लोग कुछ चीजों को नोट कर रहे हैं, ये पढ़ने का अमले में शामिल है भाई, है। मान लिए नोट क्यों कर रहे हैं, पढ़ने के लिए ना कर रहे हैं, तो ये शामिल है, इसलिए यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ये देखिएगा नहीं है तो ये वाला है तो होगा नहीं, ठीक है, हालांकि पॉजिटिव है। देखिए दूसरा, तहकीक का खाका तैयार करना। अब मान ली कोई चीज को हमको पता नहीं है, हम क्या करते हैं, तहकीक करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, नोट करते हैं। ये भी क्या पढ़ने का अमल में आता है, लेकिन यहाँ पर महारत में नहीं आता है, ठीक है। किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। अब मान ली कोई प्रोग्राम हमको यानी मुनाकिद करना है या हमको कराना है, हम क्या करते हैं कि कोई एजेंडा तैयार करते हैं, भाई कैसे कैसे कहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से हमको इसको बढ़िया से जो है इस प्रोग्राम में यानी करवाना है, तो एजेंडा तैयार करना। एजेंडा तैयार करते थे, इसका मतलब कि ये पढ़ने में आता है, यानी हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से। लेकिन देखिए लेक्चर के दौरान नोट लेना। अब लेक्चर कोई दे रहा है, अब मान ली हम कुछ अभी बोल रहे थे, क्या जैसे अभी कुछ बातों को बोल रहे थे कि हम एक ग्रुप बनाए, वहां पर कुछ बातें चल रही है, ऐसे ऐसे मतलब बोले, तो वो सब भी बातों को नोट कर लेंगे तो उससे कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल इतना अच्छा नहीं है। तो लेक्चर के दौरान ये नोट लेना ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखेंगे 113 नंबर। 113 में क्या कहा जा रहा है? दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया, असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करता है? यानी जो हमारा दरसी किताब है, देखिए अभी मैं आप लोग को बता रहे थे, दरसी किताब जो हमारी किताब है, हम लोग जो रोज़ाना पढ़ते हैं, जो हमारा किताब सरकारी स्कूलों में मुहैया किया हुआ है, मिला है, तो उस किताबों में ना मुसन्निफीन क्या करते हैं, जो लेखक है, मुसन्निफीन का मतलब लेखक, लेखक हमेशा क्या करते हैं, नसरी इक़्तिबास में, देखिए अपने इक़्तिबास में क्या करते हैं कि नज़्म को लेते हैं, बयानिया को लेते हैं, यानी कुछ कहानी किस्सा को लेते हैं, और फिर असली तहरीर, असली यानी ज़िंदगी से रिलेटेड, अनुभव से रिलेटेड अपनी किताबों में शामिल करते हैं। हर चीज़ों को क्यों शामिल करते हैं? अब देखिए, ऑप्शन देखिए, दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं इसलिए डालते हैं, या फिर उन्हें मश्क तैयार करने में माविन, वही जो है प्रैक्टिस तैयार करने में उसको सहायता, माविन का मतलब होता है सहायता होता है, मिलता है, या फिर वह मुताले के लिए मौजू होती है, या फिर इस तरह का जो चीज़ों को डालते तो ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर वह मस्तनद और फितरी ज़बान में होती है। अब इसका आंसर आप लोग सही बिल्कुल दीजिएगा मेरे साथियों, बिल्कुल 4th नंबर। जो लोग भी 4th दिए हैं बिल्कुल उनको मैं 100% सही बोलूँगा, सही है। ठीक है? क्योंकि प्यारे साथियों इसलिए डालते हैं क्योंकि वो मस्तनद मवाद, यानी मस्तनद यानी ऑथेंटिक चीज़ है। भाई जो रियल लाइफ़ में जो चीज़ अनुभव करके लिखा जाएगा, तो वो ज़िंदगी से रिलेटेड होता है। आज हम लोग शॉर्ट वीडियो को देखते रहते हैं और कुछ ऐसा शॉट आ जाता है ना, भाई कोई एक्टिंग करता है, बिल्कुल दिल पे लग जाता है। कहीं क्यों लगता है? क्योंकि हमारे ज़िंदगी से गुज़रता है, तो वो दिल पे लगता है। या उसी तरीके से पढ़ाई में भी है कि जो चीज़ लोग करते हैं उसको अगर वही किताब में डाल दिया जाए तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होगा, और साथ ही साथ उसको लगेगा भाई किताब में भी ऐसा है। तो वो मुस्तरद और फितरी का मतलब होता है कि उसको अपनापन लगेगा। क्या लगेगा? अपनापन लगेगा, ठीक है? अपनापन लगेगा। तो ये याद रखिए, ठीक है? सॉरी, अगला देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है 114 नंबर, दर्ज झैल काम को क्या कहते हैं? अब काम दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। कौन सा काम को क्या कहते हैं? पहले काम के बारे में पढ़ते हैं। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन पढ़ता है। उस्ताद है, जैसे मैं ही हूँ, खूब तेजी से मैं मतन को पढ़ रहा हूँ, सुनाता हूँ। और आमोज़गार यानी अपने लर्नर्स को, आप लोगों को क्या करते हैं, आमोज़गार को ग्रुप में जल्दी-जल्दी कुछ निकात लिखने के लिए कहते हैं। आप लोग बोलेंगे ठीक है मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग ना कुछ निकात को लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिखिए। निकात का मतलब इंपॉर्टेंट बात को लिखते हैं। और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तश्कील का मतलब होता है उसको तशरीह करना, उसको बिल्कुल दोबारा से देखना। ठीक है? तो इस काम को क्या कहेंगे? कवायद का इमला बोलेंगे, दोबारा लिखने का काम बोलेंगे, फ़हामी इमला बोलेंगे और इमला बोलेंगे। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाइएगा क्योंकि ऐसा यहाँ पर ऐसा सवाल का जवाब है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल आपके पेपर में रहेंगे क्योंकि आपको थोड़ा-सा रिवीजन किए होंगे तभी वो जवाब दे पाएँगे। जो लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इसका जवाब दे पाएँगे। तो ये हो जाएगा कवायद का इमला इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस काम को कवायद का इमला बोलेंगे। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? नहीं 1 नंबर सॉरी 4 बोल रहा हूँ मैं। 1 नंबर। ठीक है मेरे साथियों? चलिए, बाकी अगला क्वेश्चन देखिए। बाहमी इमला का मतलब क्या होता है? बाहरी नहीं मतन बोलेंगे इसको, दोबारा लिखने का काम नहीं, इमला भी नहीं होता। ठीक है? ठीक, उसको बोलते हैं 1 नंबर। हाँ, जिनका गलत हो रहा है तो वो लोग टेंशन ना लीजिएगा। क्योंकि मैं खुद जब पढ़ता था ना कभी-कभी क्वेश्चन गलत आते थे। 2 3 4 या फिर कुछ दिमाग में समझ में नहीं आता ना तो हमको बोरिंग फील होता था। ऐसा नहीं करना है, होता सबको है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ़ मेरे ही दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं, सबका होता है मेरे साथ, है ना? तो झेलने की कुव्वत रखिए, क्षमता रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, आता है जब प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा से खुद से ही आ जाएगा वो, ऑटोमैटिकली आ जाता है। ठीक है? कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, ठीक है? खुद ही को इतना बुलंद कर लेना है, खुद खुदा कहे कि बंदा कहाँ, ठीक है? तो वही वाली बात है कि आज इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन आप देखने से पहले जवाब आपके मुँह में होनी चाहिए। इस तरीके से स्टेटमेंट निकलता है। तो देखिए 115 नंबर, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद है? तो पहली ज़बान हमारा कैसे आता है? अपने आप से आता है फ़रोग़, या फिर वक़ूफ़, या फिर आमोज़िश? आमोज़िश तो होता नहीं, वक़ूफ़ भी नहीं, फ़रोग़ भी नहीं, ये अपने आप आ जाता है। ऑटोमैटिकली ये रिक्वायर हो जाता है। इसमें तो वक़्त देना ही नहीं। ठीक है?
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 114 नंबर है, ठीक है, ठीक है, 114 नंबर। तो 114 नंबर देखिए मेरे साथियों, 114 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान, एक पहली जमात का एक क्लास रूम है, ठीक है, उस्ताद क्या कर रहा है कि क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे, ने अलग अलग मादरी जबान, अब कोई हिंदी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई जापुरी बोलता है, तो कोई जो है ना यानी भोजपुरी बोलता है। तो ऐसे जो क्लासरूम में सारे बच्चे यानी मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं, उस्तादान, ठीक है, उस्ताद इन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जबानों में अदब यानी अलग अलग मादरी जबानों में अदब की तस्लीम के तबादला के लिए कहते हैं। यानी जो अलग अलग मादरी जबान के बच्चे हैं, तो मादरी जबान में अलग मुख्तलिफ मादरी जबानों में क्या करते हैं, जो किताब है, आदाब है, आदाब सॉरी आदाब है, आदाब व तस्लीम तबादला के लिए कहता है। यानी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, तबादला ख्याल को, विचार को बदलने के लिए कहता है कि ठीक है, एक दूसरे से बात कीजिए या बोलिए, ठीक है। इस तरह तलबा रोज मुख्तलिफ जबानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। जब एक दूसरे से बातचीत करता है तो वो उसका सीखता है, वो इसका सीखता है, इससे मतलब रोज अलग अलग जबानों से मुतारुफ होते हैं। मतलब मुतारुफ का मतलब क्या होता है कि वो सुनते हैं तो उनके अंदर आता है, ठीक है। हाँ, तारीफ को बोलते हैं, मुतारुफ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार नहीं करता है, बहुत सी ज़बानें को जानना, बहुत सी ज़बानें को जानने के लिए सिखा रहा है। फिर तनऊ बतौर हिकमत अमली, यानी ये एक तरकीब है, ठीक है, जो रणनीति है बच्चों को सिखाने का। या फिर इक लिसानी का मतलब होता है यानी एक भाषा, एक भाषा लेकर के, भाई एक भाषा, यहाँ पर मुख्तलिफ भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक भाषा तो कतई नहीं होगा। कसी लिसानियत बतौर माखुद, तो ऑप्शन मेरे यहाँ क्या होगा, फोर्थ नंबर। कसी लिसानियत यानी बहुभाषिकता, यानी बहुभाषिक, बहुत सारी भाषा सीख रहे हैं, बतौर माखुद यानी खुद से ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पहले से तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर दीजिएगा ही। अब बताइए आप लोग आंसर समझ में आया या फिर नहीं, यस और नो बोलिएगा। क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो बोलिए। 116 हमारा हो गया, यस और नो में जवाब चाहिए मुझे, जल्दी बताइएगा। चलिए अब देखेंगे 117 नंबर। 117 नंबर, यस सर समझ में आ गया। कुछ ही बच्चे, कुछ ही सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर समझ में आ गया, कुछ लोग बोल रहे हैं समझ में नहीं। खैर आ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आ जाएगा मेरे साथियों, आ जाएगा और आ जाएगा। सब लोग बोलिए, मैं देख रहा हूँ, देखिए आप लोगों का नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि कौन कौन लिख रहे हैं। बाद में वो आएंगे, बाद में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 117, दर्ज झैल में से कौन आमोजगार को जबान से मुतारुफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। देखिए लर्नर्स को कौन ऐसा तरीका है जो कि हम किसी भी जबान, कोई भी लैंग्वेज को हम बताएंगे, सिखाएंगे, तो यानी ऐसा तरीका का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर ये मिसाल देने का तरीका नहीं होगा। हम ऐसा कौन ऐसा तरीका का इस्तेमाल करेंगे जो कि बच्चा बच्चा को लगेगा ये कौन सा जबान है, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, मुश्तमिल लफ्ज को छोटे लफ्ज, यानी मुश्तमिल लफ्ज को छोटे जुमले, अब बहुत बड़ा चीज़ है तो छोटा करके सिखाएंगे, तो इससे तो बच्चा ज़बान से रूबरू होगा। हरूफ तहज़ी के हरूफ की तदरीस, अब देखिए अलिफ बा ता सा से अगर हम बोलते जाएंगे तो बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं सीख, इसमें ज़बान को हम मुतारुफ करा नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला बात अभी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अगला देखिए, बोलने और सुनने में शिरकत, अगर बच्चा बोलने और सुनने में शिरकत शिरकत करेगा तो ज़बान तो भाई बहुत बेहतरीन तरीका यही है, बच्चों को रूबरू किया जाए, सुनाया जाए, बताया जाए, इससे बच्चा शिरकत करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। इसलिए ये वाला तो होगा। बाकी नज़्म और गाने, बच्चा नज़्म और गाना तब गाएगा जब बच्चा को समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि इनसे भी ज़बान सीखा जाएगा, इससे भी ज़बान सीखा जाएगा, इससे भी ज़बान सीखा जाएगा। लेकिन ज़बान दूसरे नंबर का जो ये हर्फ है, हर्फ तहज़ी से ज़बान सीखा नहीं जाएगा। इसीलिए प्यारे साथी ये तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए समझ आ गया आप लोगों को? ओके, अब आगे देखेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 118 नंबर है। 118 नंबर को देखेंगे मेरे साथियों। 118 नंबर क्या है कि मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है। तो मादरी जबान पर मबनी यानी मादरी जबान पर बेस्ड, आधारित बहुभाषिकता क्या है, ठीक है, याद रखिए। कसीर लिसानियत का मतलब होता है बहुभाषिकता। लिख लीजिए कॉपी में, जो सब चीज पता नहीं है तो लिख लीजिए। मबनी का मतलब होता है आधारित या फिर बेस्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है, मादरी जबान के जरिए आमोजिश होती है, ये होती है मादरी जबान के जरिए। लेकिन अगला देखिए, पहले मादरी जबान फिर मजीद
जबानों आमोदिश। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि मादरी जबान पर मबनी यानी मादरी जबान पर आधारित कथित लिसानियत का मतलब होता है या मुराद है कि पहले बच्चों को मादरी जबान से सिखाना, फिर मजीद जो जितनी सारी जबान है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बांग्ला है, फारसी है, अरबी है, कुछ भी, पहले मादरी जबान सिखाना है, फिर बच्चों को और दूसरा लैंग्वेज से सिखाना है। इसी को बोलते हैं कसीर लिसानियत। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सी जबानों और गैर मुल्की जबानों की मादरी जबान के तौर पर आमोदिश, ये वाला ठीक है। पहले ध्यान देना है, पहले ये बात लिखा क्या है, ठीक है। दूसरा है सिर्फ मादरी जबान, भाई मादरी जबान तो ये गलत है, सिर्फ मादरी जबान ही सीखेगा तो भाई अगर मान लीजिए बच्चा अगर हिंदी भाषा से सीखेगा और मान लीजिए इंग्लैंड चले गया, वहां अगर दूसरा भाषा आ गया तो कैसे बच्चा क्या करेगा, फंस जाएगा ना। तो इसलिए एक से ज्यादा जबानों से बच्चों को सिखाना पढ़ाना जरूरी है। 19 नंबर देखिए, 119, स्कूल में तालीमी पॉलिसी में जबान की जानी चाहिए। तालीमी पॉलिसी यानी इसको बोलते हैं NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको 2020 में नाफिज किया गया था, ये याद रखिए, ठीक है। 2020 ही अभी चल रहा है, ठीक है। तो स्कूली तालीमी पॉलिसी जबान में नहीं जाती है। तालीम में जबान या मादरी जबान पर कसीर लिसानियत, सालिसानी फार्मूला, कसीर लिसानी तालीम, जल्दी बताइएगा। तो स्कूल में ना ये बताया जाता है NEP 2020 के अंदर कि बच्चों को मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत, वही वाली बात पर हमने देखा। तो प्यारे साथियों, जो भी बच्चे 2019 के अंदर ना एग्जाम दिया था, उन लोगों को भी ये हार्ड लगा होगा, आप लोगों को भी शायद लगा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान था। और जो लोग ने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो लोग बातों बातों में बस अपने ज़िंदगी का जो लम्हा है, जो कीमती वक्त है, उनको गुजार देते हैं, उन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन जो अच्छे से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो उनका निकलेगा भाई, ठीक है। अगला देखिए, कुल जबान के नजरिए से मुराद क्या है। कुल जबान, अब यहाँ पर देखिए एक मफरूजा है यानी एक तरीका है कि आमोजगार जबान की आमोदिश, जबान की मुख्तलिफ इकाइयाँ का मतलब क्या होता है, जबान के हर एक पॉइंट को, हर एक एक मतलब सारी, मुख्तलिफ का मतलब अलग अलग इकाई। अब उसमें अलग अलग इकाई कैसे, ये हो सकता है हिंदी, इंग्लिश, मादरी जबान, इतनी भी सारी चीजें, सारा इकाइयों और छोटी छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हरूफ वगैरह को समझने में करते हैं, यही होता है कुल जबान। अभी मैं आप लोगों को बताया था कुल रद्द यानी जिस्मानी रद्द अमल, तो कुल का मतलब होता है पूरा, सब चीज। तो जबान के नजरिया में जितनी भी सारी इकाई है, छोटी छोटी चीजें हैं, सारा चीज को लिया जा रहा है, तो उसी को तो समझने के लिए करते हैं। और कुल जिस्मानी रद्द अमल में अभी हमें क्या बताया आपको कि भाई जो भी हाथ पैर जिस्मानी का, जिसमें से जितनी भी सारी हमारी जो अंग है, पार्ट्स है, उससे रिलेटेड हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते, तो वही तो कुल जिस्मानी रद्द अमल है, जबान है। कुल जिस्मानी था या कुल जबान है, तो जबान की छोटी छोटी बड़ी बड़ी इकाइयों को ही तो हम लोग बोलते हैं। इकाई का मतलब क्या है, जैसे आवाज हो गया, हर्फ हो गया, ये सब क्या इकाई है हमारा, कुल जबान वही मुराद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल हमारा सही है, बाकी